हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम को करने के लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, इसीलिए प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम इतिहास का 7वीं क्लास का पार्ट नंबर 2 राजाओं के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये मैप दे रखा है। इस मैप के अंदर हमें दे रखा है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में किन किन राजवंशों ने यहाँ पे राज किया था। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, चंदेल है, पाल वंश है, ठीक है। ये बहुत सारे इसके अंदर सारे राष्ट्रकूट हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे हमें राजवंश दे रखे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नए राज्यों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने माथंत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ठीक है, यानी कि लोगों से ये उम्मीद की जाती थी कि वे जब राजा के दरबार में आएंगे तो राजा के लिए वे उपहार लेकर आए। ठीक है, और आके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सहायता प्रदान करें। ठीक है, अधिक संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को माथन, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, इसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। ठीक है, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मजना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यानी कि जो हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान किया जाता था, उससे यह लगा कि जो व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है ना, अगर उसने ये यज्ञ कराया तो भी वो क्षत्रिय हो जाएगा। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रम से कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब हम बात करते हैं राज्यों में प्रशासन। इस नए राजाओं में से कईयों ने महाराज धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुवन चक्रवर्ती और महाराज धीराज ये क्या थी, ये उपाधियां थी। ठीक है, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। देखिए यहाँ पे 400 से ज़्यादा कर थे। देखिए एक इसमें कर है वेटी। ठीक है, ये क्या था, ये वेटी था। वेटी क्या था, वेटी कर था जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भूराजस्व थे। ये क्या थे, ये भूराजस्व थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो क्रमशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में। ठीक है, यानी कि जो प्रशस्तियों का मतलब होता है कि प्रशंसा करना। जो भी कोई भी राजा था वो जो भी प्रशस्तियां बनवाता था वो अपने ही प्रशंसा बनवाने के लिए
बनवाता था। ठीक है, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होती थी जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ठीक है, 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। त्रिपक्षीय संघर्ष। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक राजवंश का आधार कई क्षेत्र विशेष थे। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राजकुल और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किसकी चर्चा की है? गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल वंश की। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक हमला किया। इसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक है, तो यानी कि देखिए वो महमूद गजनी था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसका जो वो था जो सोमनाथ का जो मंदिर है इसको भी ये लूट के ले गया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। यानी कि चौहान कहाँ पे शासन करते थे? तो वे करते थे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पे वो शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1152 जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों से हार गया था। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध था जिसमें मोहम्मद गोरी ने इसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था, लेकिन दूसरे में वो उससे हार गया था। नेक्स्ट है चोल राज्य। नज़दीक से एक नज़र, उदयपुर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्नी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्री कृष्णा तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। ठीक है, तो चोल वंश का जो राजा प्रथम था उसको सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार। देखिए ये पूरा का पूरा जो ये मंदिर है, इस मंदिर को आप ये समझ लीजिए कि एक चट्टान को काट के इस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया था। चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे।
पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृत्य इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। फिर हम बात करते हैं कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ जगह में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। देखिए ये जो मूर्ति है, ये चोल प्रतिमा है, ठीक है। स्मरण है कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। फिर हम बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन। देखिए प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की जो बस्तियां थी वो उर कहलाती थी। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि उर क्या थी। उर थी किसानों की बस्तियां, ठीक है। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाड़ू कहा जाता था, यानी गांव का जो समूह क्या था उसको हम नाड़ू बोलते थे। ग्राम परिषद और नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे, ठीक है। धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में विवेंदेलन का मतलब होता है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ठीक है। अरैयार ये भी एक उपाधि है, ठीक है। अरैयार या प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, यहाँ से आपसे मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भूमि के प्रकार, ठीक है। देखिए जैसे ये वेलन वगैरह भूमि है, यानी कि जो गैर ब्राह्मण किसानों की जो भूमि थी उसको वेलन वगैरह बोला जाता था। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव बोला जाता था, ठीक है। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को शालाभोग बोला जाता था और मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या तुनुमटक्कनी बोला जाता था। और जैन संस्थानों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको पलिचदम बोला जाता था, ठीक है। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम क्या था? नगरम था व्यापारियों का संघ, ठीक है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का गठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। देखिए ये लिखित सामग्री है कि आपको अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है।
जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, चलिए हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको सब पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट्स करके भी बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।